आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेलों में अभी भी कम से कम दर्जनों छात्र इसी नैनी जेल में बंद है। सिर्फ इसलिए बंद है कि इस सत्ता और शासन से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल और जवाब कर सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम की परीक्षा नहीं देता था भाई साहब। अगर वो फॉर्म भी भरता था, अगर मान लीजिए अगर 1000 फीस अगर होगा तो वो लड़का इस समय 4000 फीस दे रहा है। अगर 4000 होगा तो 16000 फीस देने के लिए बाध्य है। 400% सरकार के चलते आज छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र वनडे एग्जाम तक देने को तैयार है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नमस्कार साथियों, आपको बताएं कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहे जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन में हम मौजूद हैं और आप लाइव तस्वीर कैमरे में देख सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है कि छात्र संघ भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और यह वही विश्वविद्यालय है जो इस देश को कह सकते हैं कि पूरे विश्व में भारत देश को 4 प्रधानमंत्री, 4 राष्ट्रपति और फिर 8 राज्यपाल देने का जो काम किया है इस छात्र संघ भवन ने किया है। बाकी आपको इसके बारे में यहाँ पे मौजूद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला यूनिवर्सिटी, इसमें मौजूद तमाम छात्र नेताओं से हम आपको बात करेंगे। आपको यह बताएंगे कि इस विश्वविद्यालय की खूबी क्या है, इस छात्र संघ भवन का विशेषता क्या है। भाई साहब, हमारे बड़े भाई हैं जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक अंतिम सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। केंद्र सरकार पे अभी 150 करोड़ का कर्जा हो गया है और आपको बताएं कि 9 साल बेमिसाल का वो लोग अपने तमाम कार्यकर्ताओं से गांव-गांव, घर-घर पे, चौकट पे जा करके इस बात का मतलब हवाला दे रहे हैं, यह बता रहे हैं कि हमने 9 सालों में बेमिसाल काम किया है। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के नाते कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सीनियर और एल्यूमनाई इस यूनिवर्सिटी के होने के नाते केंद्र सरकार की इन तमाम गतिविधियों को और इन तमाम कार्यों को क्या मतलब कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक छात्र हूँ, मैं उस दर्द को समझता हूँ कि मैं अपने माता और पिता के अरमानों को कैसे लेकर मैं विश्वविद्यालय में आता हूँ, और मेरे पिताजी इस तरह की कड़कती धूप और छाँव में उनकी क्या उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं, उन बातों को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि उन तमाम 10 बाई 10 के रूम में रहने वाले बच्चों का एक ख्वाब होता है कि काश मैं उस जगह पे पहुंचूं जिस जगह पे पहुंच के मैं अपने नाम और अपने परिवार का गुणगान मेरे क्षेत्र में गाया जाए कि उनका बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के IAS और PCS बना। आपको मैं बता दूं कि अभी नहीं, पूर्व में आप चले जाइए, पूर्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई भी स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम की परीक्षा नहीं देता था भाई साहब। अगर वो फॉर्म भी भरता था तो चुपके से अपने रूम से जाता था, भर के फॉर्म अपने दबके से अपने कमरे पे आ जाता था कि कोई सीनियर न जान जाए कि आज मैंने वनडे एग्जाम का फॉर्म भरा है। IAS और PCS के सिवा यहाँ कोई सपना नहीं देखता है यहाँ का छात्र। वो यहाँ आता है तो केवल और IAS PCS बनने के लिए। अभी इस सरकार के चलते आज छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र वनडे एग्जाम तक देने को तैयार है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं। बड़े शर्म की बात है ये कि हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से चढ़ के स्वतंत्रता दिवस दिन बोलता है कि 6G में हम लॉन्च हो रहे हैं। 6G मैं उस शब्द को मानता हूं कि उस ज़मीन पे बैठा हुआ व्यक्ति जब ऊपर की श्रेणी में कहा जाने लगे, वो दलित और पिछड़ा व्यक्ति जो ऊपर की श्रेणी में बैठ के अपनी बात को सरकार के सामने रखने लगे, तब मैं इस देश को समझूंगा कि ये देश 6G में पहुँच गया है। टमाटर और अदरक के दाम आज आसमान चूम रहे हैं। लोग अपने दर्द को लेकर गली गली भटक रहे हैं। आप अभी मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आप यहाँ का इंटरव्यू लेने के बाद वहाँ भी जाइएगा। आप यहाँ पे एक डेलीकेसी है अल्लाहपुर और सलोरी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा छात्र वनडे एग्ज़ाम और PCS IAS PCS की तैयारी करने के लिए वहाँ पे रहते हैं। आप वहाँ पे जाइएगा, उनसे पता करिएगा कि क्या उनके अरमान हैं और अभी वो किन वेदनाओं को झेल रहे हैं। और ये सरकार की वजह से वो 2 करोड़ के झूठे वादे, 2 करोड़ रोजगार के झूठे वादे, युवाओं को रोजगार देने के झूठे वादे, ये हमारी पूरी तरह से केंद्र में और राज्य की सरकार लगातार युवाओं के साथ चलने का काम कर रही। अभी आप तत्कालीन में उठा के देख लीजिए, BEd और BTC को आपस में लड़ा दिए हैं कि आप 5 तक रहेंगे और आप 8 तक रहेंगे। इस जमेला में ये केवल और केवल हमें और आपको डाइवर्ट करने का काम करते हैं। जब इनके पास कोई वो नहीं बनता है, इनका विरोध होने लगता है, तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ला देते हैं। जब इनका विरोध ज़्यादा होने लगता है तो ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी और को ला के नया प्रोपोगंडा ला देंगे। ये तमाम चीज़ें आप इस विश्वविद्यालय परिषद में अगर आप देख रहे हैं तो इस विश्वविद्यालय में, इस यूनियन में कम से कम 40 से 50 छात्र नेता परमानेंट यहाँ पर रहते थे। लेकिन सरकार के इशारे पे आज ये चीज़ें हो गई हैं कि आप गेट से एंट्री कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि बिना आपके आई कार्ड के आपको एंट्री करने नहीं दिया गया होगा यहाँ पर, क्योंकि ये तानाशाही इस विश्वविद्यालय में हो गई है। चलिए अब हम अंतिम बात करेंगे। जो केंद्र में तमाम नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो लोग भी हैं वो लोग विद्यमान हैं
और हमको लगता है कि 47 के दशक को अगर याद किया जाए तो उस वक्त ही जापान, जर्मनी, चाइना ये सब भी आज़ाद हुआ था। लेकिन ऐसा आखिर क्यों है कि जब भी अपने देश का तुलना या फिर कह सकते हैं कि जब कंपैरिजन किया जाता है तो सिर्फ पाकिस्तान से किया जाता है, इन तमाम देशों से नहीं किया जाता है जो उसी वक्त के और उसी दशक में आज़ाद होकर के और कह सकते हैं कि पूरे विश्व में मतलब अपने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन, नए नए इन्वेंशन और नए नए आविष्कार करके पूरे देश में और पूरे विश्व में अपने आप का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन जब भी भारत का कंपैरिजन होता है तो केवल पाकिस्तान से होता है। क्या व्यवस्था रहती होगी किसी सरकार के पास कि जब भी वह अपना कंपैरिजन करता है तो पाकिस्तान से करता है? देखिए, पहले का समय था कि जब अब इसके पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उस समय का आप डाटा उठा के देखेंगे तो उस समय हमारे यहाँ की बेरोजगारी मात्र 11% थी और उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी थी मात्र 9% थी। आज वही बेरोजगारी लगभग 30 से 40% पहुँच गई है और यूपी में तो कोई आंकड़ा ही नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो आंकड़े को बंद ही कर दिया। आंकड़ा आप देख ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें सामने आई हैं। अब रही पाकिस्तान की बात, तो ऐसा लोगों के बीच में माइंडसेट डाल दिया गया है, पूर्ववर्ती की जो सरकारें रही हैं उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप इस बात को समझिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास सुई तक बनाने की स्थिति नहीं थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री ने इस देश को उस समय संभाला। इंदिरा गांधी जैसे क्या कहते हैं आयरन लेडी ने इस देश को एक नए पहचान दिए। राजीव गांधी ने इस देश को एरोप्लेन से लेके सुई से लेके कंप्यूटर तक जैसे तमाम चीज़ें दी। लेकिन उन्होंने क्या दी? जियो यूनिवर्सिटी दी, लेकिन उसकी आज तक ईंट भी नहीं रखी गई है। ये स्थिति इनकी हो गई। चलिए, हम लोग इस बातचीत को और इस खबर को, इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को अंत करेंगे। और जैसा कि इस छात्र संघ भवन में हम मौजूद हैं और यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्तमान के छात्र नेता और पूर्व के छात्र नेता यानी कि कह सकते हैं छात्र भी जो लोग मौजूद हैं, जैसा कि सरकार के बारे में बता रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं। हमारा अंतिम सवाल रहेगा कि आने वाले समय में सरकारों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम छात्र या फिर छात्र नेता क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा पूर्ण रूप से सरकारें कोई भी रहों, क्रांति की जब प्रवाह रुक जाती है तो कट्टरता का रूप धारण कर लेती है। क्या बात है। और जब क्रांति की प्रवाह जब रुक जाती है, कट्टरता का रूप धार देते हैं, वह देश, वह मुल्क विभत्सा त्राही की तरफ चला जाता है और वो समूचा देश प्रदेश और समझिए इस तरह से अराजकता के माहौल में ढल जाता है वह, या इस तरह से कहिए कि वो नष्ट हो जाता है। आप उदाहरण उठा के देख सकते हैं, जर्मनी का नाज़ीवाद, मुसलिनी का देख सकते हैं और दुनिया के जितने भी तानाशाह हैं उनका इतिहास आप उठा के देख सकते हैं। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे आप अभी देखें NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत फीस वृद्धि हो रही है। आम गरीब आम के परिवार के जो बच्चे आ रहे हैं क्या वो 400% इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी फीस वृद्धि हुई है, उसके लिए तमाम हम लोग आंदोलन किए, लेकिन सरकार और यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के कानून में जूं तक नहीं रखा। 400 अगर मान लीजिए अगर 1000 फीस अगर होगा तो वो लड़का इस समय 4000 फीस दे रहा है, अगर 4000 होगा तो 16000 फीस देने के लिए बाध्य है। 400% फीस बढ़ा और देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में फीस को बढ़ोतरी कर दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लगा के देश की तमाम यूनिवर्सिटियों को प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रही हैं और देश की तमाम विश्वविद्यालय से जो प्रतिरोध की आवाज़ें हैं, जो रेजिस्टेंस की आवाज़ें हैं, जो सच को सच कहने की हुकामत रखते हैं, वो छात्रों जो सही और गलत के फासले में सही के साथ खड़े हैं, जो इस देश की सत्ता और शासन के साथों के आंखों में आंखें डालकर सवाल और जवाब करने वाले लोगों, उन लोगों को पूर्ण रूप से फर्जी मुकदमे लगाकर, उन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर, उनको एंटी नेशनल कहकर, उनको देशद्रोही कहकर जेलों में बंद किया जा रहा है। आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेलों में अभी भी कम से कम दर्जनों छात्र इसी नैनी जेल में बंद है। सिर्फ इसलिए बंद है कि इस सत्ता और शासन से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल और जवाब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो, देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में जो छात्र हैं, जो सत्ता और शासन से सवाल और जवाब कर रहे हैं, उनको उठाकर किसी न किसी मुकदमे फर्जी तरीके से फंसाकर जेलों में बंद कर दिया जाएगा। चाहे वो भी जो सजग नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, सिटीजन से वरिष्ठ नागरिक लोग हैं, उनको भी देखेंगे तो जेलों में बंद किया गया हुआ। चाहे आप किसी का भी नाम उठा के दें, नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, गौरी लंकेश की हत्या हुई, उसके बाद आप देखेंगे कि अभी भी जेलों में कई लोग बंद हैं, उसमें से अनंत तेलतुंबड़े जी हैं, तमाम लोग हैं, उमर खालिद है,
और सफुर्रा जरगर और तमाम जैसे ऐसे जो छात्र हैं अभी भी जेलों में बंद हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता अजय यादव सम्राट, सत्यम कुशवाहा और आदर्श भदौरिया और इस समय जितेंद्र धनराज, ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जेलों में बंद है, पूर्ण रूप से सरकार तानाशाही पे उतारू है। ये चाहती नहीं है कि उससे सीधा सवाल हो, उसे बेरोजगारी पे, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, मूलभूत सुविधाओं पे बात और सवाल जवाब किया, उसे महंगाई पे सवाल और जवाब किया। आज के युवा जो बेरोजगार पड़े हैं, अपने हक और हुकूक के आवाज़ का, दलितों और पिछड़ों का जो भी शोषण हो रहा है, उन जो आवाज़ है उनका विरोध हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जो भी आवाज़ें हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई, जैसे चंद्रशेखर को देख सकते हैं उनके ऊपर गोलियां चली। तो ये सब माहौल हम किस तरह जा रहे हैं? दिन भर अगर धार्मिक कट्टरता का घूंट पिलाकर देश के युवाओं की मानसिकता को समझ जाइए एकदम खतरे में डालने का काम कर रही हैं। यह देश पूर्ण रूप से विवशता हो रही है। देश के जो भी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं उनको न्यूज़ चैनलों से बाहर किया जा रहा है। तो क्यों नहीं आप हम सवाल करेंगे, क्यों नहीं सवाल करेंगे? इस देश में संपूर्ण रूप से तानाशाही हावी हो चुकी है और सरकार विपक्ष की आवाज़ें पूर्ण रूप से बंद करना चाहती है और एक तरफा शासन करना चाहती है और अधिनायकवाद की स्थापना करना चाहती है। बाकी हमारे साथ ये क्रांतिकारी सुधीर जी हैं और आपको बताएं कि यहाँ पे क्रांतिकारी लाल पदमधर जी हैं और यह विश्वविद्यालय इलाहाबाद का छात्र संघ भवन है। यहाँ पर आकर के हमने छात्र नेताओं का, पूर्ववर्ती में जो छात्र नेता रहे हैं, जो पूर्व में छात्र नेता रहे हैं और जो वर्तमान में छात्र नेता रहे हैं, इन लोगों से वर्तमान सरकार पे, इस छात्र संघ के इतिहास पे और फिर पूर्वांचल के एक्सपोर्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे बताया, आपको दिखाया। इस खबर और इस वीडियो को देख करके आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।